नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको पढ़ते चलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब करते रहिए। वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो क्या करना है आपको, रजाई में पड़े पड़े मोबाइल उठाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा वो वाली मेहनत मत करिए दौड़ भाग। बस खाली आपको दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने दिमाग से आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। देखिए लिखा भी है, क्या है, नशा मेहनत का करो, नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस की लगे। तो अभी आपको नशा किसका करना है? सीटेट का, ताकि आप सीटेट में सफल हो सके। तो चलिए लेते हैं आज का हम लोग अपना क्वेश्चंस। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। मतलब इन चारों में से किस एक पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। चलिए आप सोच लीजिए कि आप शिक्षक हैं। चलिए देखते हैं कि इस पर ध्यान देना है। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पर पत्र में दर्ज करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त करना। तो दोस्तों, कहीं भी आपको बच्चों को बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देना है कि गृह कार्य दत्त कार्य आप बहुत ज्यादा दे दे जिससे वो अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो ना कर पाए। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं करना है बच्चों को। प्रगति पत्र, ये सब रिजल्ट वगैरह जहां ये सब ज्यादा जोर दे वो सब ऑप्शन आप पहले हटा दीजिएगा। सबसे अच्छा क्या है, उनकी निष्पादन के बारे में विविध तरीकों, मतलब हम सोचेंगे इतना डाइवर्सिटी, मतलब देखेंगे कि बच्चे कितने अच्छे से क्या चीज सीख सकते हैं और क्या करेंगे, उनके बारे में एकत्रित करेंगे जानकारी और उनके माता पिता से साझा किया जाएगा ना। इसीलिए कॉलेज स्कूल में पीटीएम होता है, अभिभावक गोष्ठी कराई जाती है ताकि बच्चों की प्रगति, उनका क्या हाल है स्कूल में वो बताया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चे को सहायता करता है। देखिए किस में करता है, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझाने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो दोस्तों, जब बच्चा एक से ज्यादा लैंग्वेज लेकर स्कूल में आ रहा है, अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा के साथ स्कूल में आता है, तो वो क्या करेगा, वो जो उसकी लक्ष्य भाषा दूसरी कई भाषाएं स्कूल में जो सिखाई जाती है उसको सीखने में क्या करेगा, उनकी मदद करेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी तीनों आपके जो गलत हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि त्रुटियां यानी कुछ गलतियां, मिस्टेक उसकी पकड़ी और क्या महसूस करती है। देखिए, बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही है। फिर क्या कह रहा है, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। ये तो पहले ही काट दीजिए। और ऊपर के भी जो बच्चे लापरवाह हैं, बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी वो नहीं करना चाहिए कि वो बेकार है, वो लापरवाह है, बच्चे खुद नहीं सीखना चाहते। ऐसा जहां ऑप्शन है उसको काट दीजिएगा। और ये दंड वाला भी बात काट दीजिएगा। लेकिन क्या पता है, सीटेट में या एनसीएफ जितने भी है, त्रुटियों को एक संकेतक मानते हैं। अधिगम में एक रुकावट नहीं, एक संकेतक, सीखने का संकेतक माना जाता है। तो इसीलिए त्रुटियां स्वाभाविक है, बच्चे हैं त्रुटियां करेंगे ही और वो अधिगम में उनको सीखने के लिए संकेतक होंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में देखिए क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए। अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया में बातचीत किए बिना कार्य करें। अरे वैगोस्की की बात कर रहा है, कभी बच्चे को अकेले मत छोड़िएगा। ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न किए जाए। इसको भी काट दीजिए।
कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड प्रयोग करें। प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड, पुनर्बलन, ये सब की बात आपके वैगोस्की नहीं करते हैं। क्या कह रहा है, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए वे योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रियाएं कर सके। ये आई वैगोस्की वाली बात। वैगोस्की क्या कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बच्चे सामाजिक मतलब अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, सबके साथ मिलकर सीखे। जहां भी जोड़े, समूह और मिलकर सीखने की बात आएगी वो कौन करेगा, वैगोस्की करेंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर डी यानी जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों का के साथ अंतःक्रिया कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। कह रहा भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, बहुभाषी के बारे में बात पूछ रहा है दोस्तों। चलिए, बहुभाषी से बहुत क्वेश्चन लगातार, जितने भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी क्वेश्चन करवाई हूँ उसमें बहुभाषिकता से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा का नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। काट दीजिए, नजरअंदाज तो करना नहीं है कभी भी। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में, ये भी काट दीजिए। जहां पे उनकी मातृभाषा बोलने पे ही प्रतिबंध लगा दिया जाए उसको तो पहले ही काट दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। मिल गया ना आपका बेस्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में बातचीत, संप्रेषण यानी बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करे। वो उनकी भाषा, उनके विचार का सम्मान दे, चाहे वो कहीं से भी आए, सबकी भाषा को क्लास में सम्मान देना चाहिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा और ये आपका सी भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि अब देखिए जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। अच्छा, फिर पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका, यह उनके बीच अधिक एवं अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता भावनाओं को बढ़ावा देता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता भावना को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत, टीचर के लिए सरलता, कभी भी शिक्षक को प्रमुख तो माना नहीं गया है कि शिक्षक को आसानी हो जाएगी, तो इसको काट दीजिए। और अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर देंगे, ऐसा कोई मोटिव, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, मेन क्या है, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करेंगे। फिर से वही आपकी कौन आ गए, वैगोस्की वाली बात हो गई। क्या बच्चे एक दूसरे की सहायता के साथ अंतःक्रिया करके सीखेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह हो सकता है, यह किसका लक्षण हो सकता है, भाषा पढ़ने में और समझने में कठिनाई हो रही है। गणना में अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया, आपको पता है क्या, गणित में जब कोई अक्षमता होती है तब वो गणना में, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। लिखने में अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, तो यहाँ पे इसको पढ़ने में अक्षमता हो रही, तो ये भी गलत है। फिर लिखा है पढ़ने में अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया, यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ होगा पढ़ने में नहीं, यहाँ होगा मान लीजिए क्रिया या फिर अभ्यास में अक्षमता, जिसे बोलते हैं क्रिया या अभ्यास, यानी डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया दोस्तों आपका वो जो सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं होते हैं, जैसे ब्रश करना हुआ, छोटे छोटे सूजलेस बांधना, वो सब में जो कठिनाई होती है वो होता है। तो यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा, उसको पढ़ने में अक्षमता हो रही, यानी डिसलेक्सिया, जिसे हम पठन वैफल्य भी बोलते हैं ना। नाम आजकल पेपर देखेंगे तो उसमें पठन वैफल्य भी नाम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के संदर्भ में, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। फिर कह रहा है आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों,
सबसे बेस्ट जो कह रहा है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम, यानी अब तक उसने जितना सीखा उसका आकलन करने वाली होनी चाहिए, और समावेशित मतलब पूरा इंक्लूसिव होने चाहिए, सब चीज उसमें विद्यालय आधारित भी हो, शिक्षण अधिगम आधारित भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आप किसी भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री, हाँ प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए किसे कह रहे हैं, सबसे बेस्ट कौन सा होगा, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका। तो दोस्तों जो प्रामाणिक सामग्री होगी वो सबसे ज्यादा क्या है, समाचार पत्र, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे लेखकों द्वारा संपादकीय, कुछ उनकी पत्र, कुछ अच्छे अच्छे लेख छपे रहते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यानी समाचार पत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के लिए सिद्धांतों में से एक है, देखिए क्या है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। जटिल क्यों चुनेंगे, जटिल होगी तो काट दीजिए। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, ये अच्छा है, लेकिन नीचे तक पढ़ लेते हैं। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, अरे किसी भी प्रकार की तरह क्यों चुनेंगे, सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे क्या, सामग्री औचित्यपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार, उनके बच्चों के लेवल के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, भाषा अर्जन होता है तब, देखिए भाषा अर्जन के बारे में पूछ रहा है, भाषा अर्जन कब होता है, देखिए बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं तब होता है, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो दोस्तों व्याकरण के नियम सिखाए जाएंगे, ये भी नहीं हो गए, सब अधिगम, जहां पे आपको सिखाना पड़े सीखना पड़े वो अधिगम के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब वो सचेतन, बिना सचेतन ध्यान के, मतलब बिना आपके पता भी ना चले और भाषा अर्जन हो जाए, मतलब स्वभाव में जो आसपास के वातावरण से अपने आप जब हो जाए तो वो क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चा बिना सचेतन ध्यान के, बिना सचेतन ध्यान मतलब उसे पता नहीं चलता और भाषा ग्रहण कर लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की उत्पादक कौशल है, उत्पादक कौशल पूछ रहा है, दो कौशल होते हैं ना, पता है, उत्पादक कौशल और गृहात्मक कौशल, इसी को अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है, पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा श्रवण या वाचन तथा लेखन। तो दोस्तों क्या होता है, उनका जो उत्पादक कौशल होता है वो होता है आपका, ट्रिक बताए थे ना आपको, पहले ट्रिक लिख लीजिए, सुबो पल्ली, जिसमें सुनना तथा पढ़ना मतलब श्रवण तथा पठन ये आपके ग्रहयात्मक होते हैं, लेकिन बोलना यानी वाचन तथा लेखन आपके उत्पादक कौशल होंगे। तो आपका वाचन तथा लेखन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये देखिए ये आपका ग्रहयात्मक कौशल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। और बोलना तथा लिखना आपका कौन सा हो जाएगा, उत्पादक यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, देखिए जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे बेस्ट क्या है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण रहेंगी, जो उनके लिए लाभकारी होंगी, जो उनका विकास करेंगी, वही क्या होंगी, वही गतिविधियां सबसे बेस्ट होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। तो दोस्तों जब दो भाषी बच्चे अपना क्या आपस में बातचीत करेंगे तो वो क्या करेंगे, संकेत का बदलेंगे, यानी आपस में संकेत को बदलेंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं। जो उनके आकलन की उपयोग की जाती है स्कोरिंग मार्गदर्शिका, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, या क्रम निर्धारण मापनी। तो दोस्तों जो आपका रूब्रिक्स है यही आपका सही आंसर होगा। ये विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए
उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादक शब्दावली है। उत्पादक शब्दावली क्या है? वे शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम दूसरों से सुनकर प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम पढ़ते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बोलने व लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया क्या, उत्पादक कौशल में क्या बोलना लिखना बताया था ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? ए है कार्यालयीन भाषा नीति, बी बहुभाषी शिक्षा, सी दिया मातृभाषी आधारित बहुभाषी शिक्षा, या डी दिया है त्रिभाषा सूत्र। तो भारत की विद्यालय में अभी तक त्रिभाषा सूत्र लगाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसके द्वारा बढ़ावा मिलता है। किसको मिलता है बढ़ावा? संप्रेषणी भाषा शिक्षण को, श्रव्य भाषावाद को, पूर्व शारीरिक प्रतिक्रिया को, रचनावादी भाषा शिक्षण को। तो दोस्तों पैटर्न को समझने के लिए जो अभ्यास पद्धति जानी जाती है उसे कहते हैं श्रव्य भाषावाद। क्या कहते हैं उसे? श्रव्य भाषावाद। कुछ कुछ चीजें एकदम फैक्ट की तरह उसको याद कर लीजिएगा, तो इसे क्या कहेंगे? श्रव्य भाषावाद। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना की क्या है? देखिए, मानना सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है, एक समान कौशल को विविध तरीकों के माध्यम से अनेक बार सिखाया जा सकता है, भाषा अधिगम के लिए अधिगम शब्दावली आवश्यक है, अंतःक्रिया व्याकरणिक दक्षता और भाषा अधिगम के विकास को बढ़ावा देती है। तो क्या कह रहा है कि सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का क्या मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। जब वो समाज से अंतःक्रिया करके समाज अधिगम तैयार होंगे तो क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीके से वो सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा उनके बोलने एवं लेखन में की गई सभी सामान्य त्रुटियों को संकलित करती है, बाद में वह अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना उन सभी त्रुटियों पर चर्चा करती है। वह क्या कर रही है? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण कर रही है, आकलन की बात की ही गतिविधि कर रही है, त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, या प्रतिपुष्टि ले रही है। तो दोस्तों वो क्या कर रही है? वो देखिए शिक्षार्थियों को बोलने लगे, उनकी सारी गलती को नोट करती है, बाद में वह कक्षा में उसका नाम लिए बगैर उस पर बातचीत कर रही है। तो क्या फीडबैक ले रही है, प्रतिपुष्टि कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऐसी गतिविधियां जिनमें शिक्षार्थियों द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषाओं के सीखने सिखाने में इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जोड़े बनाकर कार्य करना, बी समूह बनाकर कार्य करना, डी नियत कार्य देना, सी नियत कार्य देना, या डी अभ्यास कराना। तो दोस्तों क्या कह रहा है? प्रतिफल प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य संप्रेषणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या एक नियत कार्य दे रहा है, एक निश्चित कार्य दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें एक उद्धरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है, बाद में उन्हें वह उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं? ठीक है, इसे क्या कहेंगे? समूह कार्य करना, बी सहायता करना, सी समूहों में समस्त कक्षा का चर्चा, या डी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षा। दोस्तों वो कार्य दे दी है बच्चों को ग्रुप में बांट के और क्या उनकी सहायता कर रही है जब उनकी जरूरत पड़ी। देखिए लिखा है ना, जब विद्यार्थियों को समूह में कार्य कर रहे हैं जब आवश्यकता होती है तो उनकी मदद कर रही है। तो क्या कर रही है? सहायता कर रही है। आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्थ के लिए अनुमान है। अर्थ के लिए अनुमान है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित तर्क निकालना, क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया इसे समझना, शब्दों के अर्थ ढूंढना, उद्धरण का सार निकला। तो अर्थ के लिए अनुमान क्या है? क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया इसे समझना ही क्या है? अर्थ के लिए अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं की गई है कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के पठन के विकास के लक्ष्य में वकालत नहीं की गई है। विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ को गढ़ना। तो दोस्तों अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना, ये सब किया गया, लेकिन विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, यही नहीं, सिर्फ पहचानने की बात नहीं कही गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और बाकी तीनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीना किसी विषय सामग्री या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? मतलब वो समझ तो पा रही है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रही, तो इसको क्या कहेंगे? सक्रिय शब्दावली, कठिन शब्द, निष्क्रिय शब्दावली, नवीन शब्द। नवीन शब्द वो नहीं सीख रही है, कठिन शब्द भी नहीं है, सक्रिय नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही, तो ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय शब्दावली होगी दोस्तों। क्या होगा? निष्क्रिय शब्दावली, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत करने के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? ठीक है, यानी वो एक तरह का समूह कार्य करवा रही है और उनके संप्रेषण को बढ़ावा दे रही है। तो क्या कर रही है वो? आधारभूत अंतः व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल यानी बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, या फिर संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता, विमर्श करने की दक्षता, या समूह चर्चा। तो दोस्तों वो क्या करिए? संप्रेषण को बढ़ावा दे रही है, उनको समूह में कार्य करवा के उनके संप्रेषण को बढ़ावा दे रही है, यानी यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन है। प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किया गया आकलन पूछ रहा है। शिक्षार्थियों का आकलन कहलाएगा, अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा, अधिगम का आकलन कहलाएगा, या अधिगम के रूप में आकलन कहलाएगा? तो दोस्तों ये क्या कह रहे हैं? उनकी प्रगति, उनकी मॉनिटरिंग का आकलन कहलाएगा। तो ये क्या होगा? ये आपका अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा ना, ताकि जब पूरे सत्र के दौरान उनकी प्रगति के लिए जब आकलन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को के रूप में अनुमोदित करती है। किसे अनुमोदित करती है? त्रिभाषा सूत्र के रूप में एक भाषा, अनिवार्य भाषा के रूप में, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, या द्वितीय भाषा के रूप में। तो दोस्तों शास्त्रीय भाषा के रूप में ये त्रिभाषा सूत्र में ही इसका वर्णन किया गया है ना, कि मातृभाषा हो, शास्त्रीय भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? देखिए कितनी भाषाएं दर्ज हैं, तो आपको पता है भारतीय, देखिए पहला ऑप्शन दिया 22 भाषाएं, 26 भाषाएं, 18 भाषाएं, या 1179 भाषाएं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं दर्ज है। कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं दर्ज हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक, अभी इससे एक क्वेश्चन आया था, उसी तरह क्वेश्चन ये भी है। वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम जब कोई उन्हें बोलता बोलती है पहचानते हैं, वे शब्द जिन पर हम पढ़ते समय ध्यान देते हैं, या वे शब्द जिन्हें हम समझते नहीं है। तो दोस्तों उत्पादक शब्द क्या, जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करेंगे, दोनों में प्रयोग करेंगे, वो क्या होंगे? उत्पादक शब्द संपदा होंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज का प्रीवियस ईयर पेपर के जितने क्वेश्चन थे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप उनका लाभ उठाइए और पढ़ते रहिए ना, और हमारा साथ दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।